हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की अपनी वीडियो जो कि होने वाली है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की बुक समरी। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करता हूं। इस बुक में आपको धन संपत्ति का मनोविज्ञान समझाया गया है। दोस्तों, पैसा कमाना और उसे बचाना एक कला है। अक्सर हम देखते हैं पैसे को लेकर लोगों के अंदर गलत अवधारणा रहती है। जब उनके पास ज़्यादा पैसा रहता है तो पैसे के प्रति उनके खराब व्यवहार के कारण वह उसे गंवा देते हैं। जैसा कि अमीर होने का शो ऑफ करना, फालतू के गैर जिम्मेदाराना तरीके से पैसे खर्च करना का नतीजा यह निकलता है कि एक दिन ऐसे लोग बैंक करप्ट यानी कंगाल हो जाते हैं। इसका मुख्य रीज़न यह है कि ऐसे लोग पैसे की वैल्यू को नहीं समझते हैं और वह अपने पैसे को खो देते हैं। वैसे तो अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए एक ही उपाय है कि हमें पैसे की वैल्यू को समझना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी इन हिंदी को समझते हैं, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। मॉर्गन हाउसल एक बेहतरीन लेखक के साथ मार्केट इन्वेस्टर भी हैं। यह बुक हमें केवल साइकोलॉजी ऑफ मनी को नहीं बताती, बल्कि ये हमें और भी कई लेसन सिखाती है, जैसे कि पैसे को जोड़ना सीखें, अमीर बनने के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए, पैसे बर्बाद मत। चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आर्थर मॉर्गन अपनी बुक में लिखते हैं, जब मैं एक होटल में काम किया करता था तो उन दिनों हमारी होटल में एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आया करते थे, जिसने अपने यंग एज में बहुत सारा पैसा कंपनी में बना लिया था, लेकिन वह पैसे की कदर नहीं करता था। पैसे के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने पास नोटों के बंडल लेकर घूमता और शराब के नशे में हमेशा धुत रहता, अपने अमीर होने का दिखावा करता। आर्थर मॉर्गन हाउसल आगे कहते हैं कि एक दिन उस इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में आप जानकर चौंक जाएंगे। दरअसल वह इंसान अपने दोस्तों को एक नोटों की गड्डी देकर कहता है कि इसे सोने के सिक्के में कन्वर्ट करके लाओ। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस सोने के सिक्कों को समुद्र में फेंकने और गेम खेलने लगता है, कौन गोल्ड कॉइन्स कितना दूर फेंक पाता है। पैसों के साथ उनका यह व्यवहार उसे जल्द ही बैंकरप्ट बना देता है। आर्थर मॉर्गन हाउसल अपने बुक में एक दूसरी कहानी भी बताते हैं कि अमेरिका गाँव का एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था, जिसने 25 वर्ष तक गैस स्टेशन पर काम कारों की मरम्मत की और 17 वर्षों तक फर्श पर झाड़ू लगाया। लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत 92 ईयर्स बाद हुई तो उसकी चर्चा देश विदेश, न्यूज़ चैनल और अखबारों में होने लगी, क्योंकि मरते समय उस साधारण सफाई कर्मी के पास 58 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जिसमें से 43 करोड़ उसने चैरिटी में दान किए थे। बाकी के 15 करोड़ रुपए अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़ा था। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वह ब्लू चिप फंड में पैसे लगाया करता था और कंपाउंडिंग के पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्क बन गया। अब आर्थर मॉर्गन हाउसल टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और एक साधारण से सफाई कर्मी के पैसे के प्रति व्यवहार को कंपेयर करते हैं और इसे कहते हैं कि पैसे को अर्न करना या उसे सेव करने के लिए किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पैसे को खर्च करते हैं, पैसे के प्रति आपका रवैया कैसा है। पैसा कमाना एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव वेल एजुकेटेड होने के बावजूद बैंकरप्ट हो गया, वहीं एक सफाई कर्मचारी जो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद पैसे के प्रति व्यवहार को अच्छा रखता है और ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता रहता है और एक दिन करोड़पति बन जाता है। कोई भी मूर्ख नहीं है। नो वन इज़ क्रेजी। आर्थर अपने नेक्स्ट लेसन में कहते हैं, बहुत से लोग अपने पैसे के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। हालांकि वे लोग मूर्ख नहीं हैं। असल में आज की पीढ़ी फिल्म देखने, लॉटरी का टिकट खरीदने में और गेम खेलने के पीछे अपने पैसे को ज़्यादातर हिस्सा खर्चा कर देती है। यह काम ज़्यादातर वही लोग करते हैं जो गरीब होते हैं, जो इमरजेंसी में 20 या 25 हज़ार रुपये भी अरेंज नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसे लोगों का लॉटरी टिकट खरीदने का कोई सेंस बनता है?
ऐसे लोग जो उन पैसों का इमरजेंसी नीड के लिए बचा कर रखना चाहिए, जो कि वह लोग नहीं करते हैं, उन लोगों का कहना है कि पैसा सेविंग करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे कई ज़्यादा रुपए खर्च हो जाते हैं, हमारे पास सेविंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे में बड़ी गाड़ियों और बड़े घरों के बारे में सोचना, बड़े स्कूल के अपने बच्चों का एडमिशन कराना, ये सब हमारे पहुंच के बाहर है। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लॉटरी टिकट को खरीदते हैं। आपको यह बात मूर्खतापूर्ण लगेगी, क्योंकि जिस चीज़ को कोई पाना चाहता है वही चीज़ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप उसकी कदर नहीं करते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सपना है। आर्थर मॉर्गन हाउसेल इस कहानी के जरिए लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो चाहे वो व्यक्ति गरीब हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो या बहुत अमीर हो, वह अपने फाइनेंशियल रिलेटेड फैसले एक्सेल शीट का एनालिसिस करके नहीं लेता है, बल्कि वह अपने फैसले परिस्थितियों और भावनाओं से प्रभावित होकर लेता है। ऐसा हो सकता है जो फैसले मैं लूँ वह आपका मूर्खतापूर्ण लगे, या यह भी हो सकता है कि जो फैसले आप लें वह मुझे मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम परिस्थितियों और भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हुए अपने पैसे को किस तरह से मैनेज या सदुपयोग करते हैं। भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। भाग्य और जोखिम के बारे में आर्थर मॉर्गन हाउसेल का कहना है कि भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं। ये दोनों वास्तव में के प्रमाण हैं। जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयासों और भाग्य पर निर्भर करता है, जिससे जोखिम भी जुड़ा होता है। इसे हम कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिसका वर्णन मॉर्गन हाउसेल ने अपनी बुक में किया है। वह लिखते हैं कि 1968 में जब बिल गेट्स एक स्कूल में पढ़ने जाते थे, उस समय पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ उनके जैसे हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। वह जिस लेक्साइड स्कूल में पढ़ा करते थे फाइनेंशियली मजबूत थी, उनके पास बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर भी था। बिल गेट्स उस दौर के लकी स्टूडेंट थे जिन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। ऑन रिकॉर्ड बिल गेट्स ने एक इवेंट में यह बात कही थी, अगर लेक्साइड स्कूल नहीं होता तो शायद मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। इस प्रकार से बिल गेट्स ने सक्सेस होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन उसी में से लक एक था। बिल गेट्स अपनी स्कूल दोस्त केंट इवेन के बारे में कहते हैं, अगर केंट ने मेरे साथ ही स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वह और मेरे कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर होते, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने उस जोखिम का सामना किया जो लाखों में से कोई एक व्यक्ति करता है, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग करने लाखों लोग जाते हैं लेकिन उसमें मरता कोई एक ही है। इस प्रकार से लेखक मॉर्गन हाउसेल भाग्य और जोखिम को समझाते हैं, जिसका मतलब है कि बिल गेट्स के सफलता के पीछे उनके भाग्य का हाथ है। हालांकि सफलता मिलने के पीछे भाग्य के अलावा भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे कि एफर्ट, हार्ड वर्किंग, डिसीजंस, सही मार्गदर्शन पर काम करना इत्यादि। कभी भी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में समझाने के लिए लेखक कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि रजत अनाथ होने के बावजूद 40 की उम्र में प्रेस्टिजियस कंसल्टेंसी फर्म मिकनिस के CEO बने थे। उनके पास 2008 के दौरान कुल $100 मिलियन थे, जिसे वह चाहते तो बैंक में रखकर इंटरेस्ट इनकम के जरिए बिना कुछ किए बैठे ही 2 घंटे में 1 लाख रुपए कमा सकते थे। लेकिन वह इतने पैसों से संतुष्ट नहीं थे, वह करोड़पति अरबपति बनना चाहते थे। उस वक्त वह गोल्डमैन सच इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके पास इतना पैसा रहने के बावजूद वह लालच में आ गए और ऐसा काम कर दिया जिससे वह वर्षों का बना बनाया रेपुटेशन मिट्टी में मिल गया। वह बोर्ड मीटिंग में मिले सीक्रेट्स जानकारी को फाइनेंशियली प्रॉफिट के लिए बेच दिया करते थे। इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में उन्हें दोषी करार देकर जेल में डाल दिया गया। रजत गुप्ता के एग्जाम्पल से लेखक समझाना चाहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लेने के बाद भी दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। ऐसे लोग रुकते नहीं हैं, एक फाइनेंशियल गोल पूरा होने के बाद दूसरे गोल लालच में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा ना करके पैसे से ज़्यादा अपने परिवार के सुख शांति को महत्व दें, क्योंकि ज़्यादा पैसे का लालच
आपके दिमाग की शांति को भंग कर सकता है। इन सभी के अलावा दूसरे व्यक्ति के फाइनेंशियल ग्रोथ से अपनी ग्रोथ की तुलना कभी ना करें। जैसे कि मेरे दोस्त के पास रेंज रोवर है, आडी है, तो मेरे पास भी होनी, ऐसी सोच को अपने दिमाग से निकाल दें। मनी कंपाउंडिंग, द साइकोलॉजी ऑफ मनी कंपाउंडिंग के विषय में लेखक का कहना है कि वॉरेन बफेट जब बच्चे थे तभी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। आज के समय उन्हें नेटवर्थ 86.5 बिलियन डॉलर है। इसमें से उन्होंने 81.5 बिलियन डॉलर रिटायरमेंट यानी 60 वर्ष की उम्र में इकट्ठा की थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज के समय वॉरेन बफेट अद्भुत इन्वेस्टर हैं, लेकिन उनके जीवन में यह सीखने को मिलता है कि पैसा बनाने के लिए कंसिस्टेंसी अनिवार्य है। यहाँ एक नॉर्मल इंसान 20 वर्ष की आयु में पढ़ाई करता है, वही वॉरेन बफेट उस समय 9.3 मिलियन डॉलर के मालिक थे। इस उदाहरण को देखकर यह कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट के कामयाबी का सबसे बड़ा रीज़न छोटी उम्र से ही इन्वेस्टर बनना था। इस उदाहरण को देखकर यह कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट के कामयाबी का सबसे बड़ा रीज़न छोटी उम्र में ही इन्वेस्टमेंट करना था, जिसे उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र तक कंटिन्यू चालू रखा। अमीर बनना और अमीर बने रहना, गेटिंग रिच एंड स्टेइंग रिच। आर्थर मॉर्गन हाउसहोल्ड अमीर बनना या कंटिन्यू अमीर बने रहने के विषय में बताते हैं कि अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन हमेशा अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट के बाद कुछ ही दिनों में फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ग्रोथ किया, लेकिन समय बीतने के बाद ही ब्रोक हो गए। वह अपनी अमीरियत बरकरार नहीं रख सके। इसलिए अपने कैरियर और बिजनेस फील्ड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लंबे समय तक सरवाइव कर सकें। इसे आप समझने के लिए वॉरेन बफेट का उदाहरण लिया जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, वॉरेन बफेट के साथ ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन वॉरेन बफेट की तरह कामयाबी हासिल करने हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वॉरेन बफेट के साथ ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन वॉरेन बफेट की तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सके। इसका मुख्य कारण यह रहा कि वह लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सके, जिसकी वजह से वह लोग फेल हो गए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में हमें यह सीखने को मिलता है, अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन कंटिन्यू अमीर बने रहने का एक ही तरीका है, पैसे की इज्जत करना, उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करना। आपके पास जो भी है उसी में खुश रहना सीखें, हम्बल और बने रहें। दोस्तों, ये थी आर्थर मॉर्गन हाउसहोल्ड द्वारा लिखी गई बुक धन संपत्ति का मनोविज्ञान की बुक समरी। आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत मूल्यवान समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।